ठीक है, तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोग कुछ एक चीज़ें जो हैं वो देख रहे थे। हमने होमोलिटिक और हीटोलिटिक क्लीवेज के बारे में देख लिया था। तो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि देखो जब भी रिएक्टेंट होंगे ना, जब भी रिएक्टेंट होंगे तो उससे क्या होता है, उससे कुछ एक स्पीशीज़ बनती है जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरमीडिएट। और वो जो इंटरमीडिएट्स हैं ना, उनसे हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उससे क्या बनाते हैं हम लोग, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ना, ये कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे मान लो कि कार्बोकेटाइन हो सकता है, ठीक है, कार्बोकेटाइन हो सकता है, ये कार्बेनाइन भी हो सकते हैं, कार्बेनाइन भी हो सकते हैं, और ये कार्बन फ्री रेडिकल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल्स। तो एक्चुअली होता क्या है कि इनको ना हमें थोड़ा सा डीप में पढ़ना होता है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, अभी हम केवल और केवल इसको इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इससे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये यूज़ होते जाएंगे हमारे पास, तैसे तैसे डिस्कस होते जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या मिलने वाले हैं, सबसे पहले कार्बोकेटाइन से मिलेंगे, फिर कार्बेनाइन से मिलेंगे, और लास्ट में फ्री रेडिकल से मिलेंगे। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन वाली कंडीशन से। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन से। देखो भाई, सबसे पहला आया कौन, कार्बोकेटाइन। तो पहले तो ये देखते हैं कार्बोकेटाइन बनता कैसे है। देखो, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में यहाँ पे सी ए बॉन्ड था, जहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि डेल्टा नेगेटिव है ए के ऊपर, मतलब ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू सी। तो सी पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अगर इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है तो ए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, सी प्लस और ए माइनस। मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बता रखा है कि ये आयंस का जनरेशन हुआ है, और ये जो आयन होता है जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहलाता है, कार्बोकेटाइन। ठीक है, और ऑफ कोर्स कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बाकी के 3 वैलेंसीज अभी मैंने डिनोट नहीं करी हैं, बाकी वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई ये सोच रहा हो कि हाँ भाई कार्बन की वैलेंसी एक ही दिखा रखी है तो गलत है, तो वो गलत नहीं है, जस्ट मैं अभी एक्सप्लेन करने के लिए समझा रहा हूँ कि ये कार्बोकेटाइन हो गया। ठीक है, अब मैं कार्बोकेटाइन का ना पहले तो स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ कि कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर एक्चुअली में होता कैसा है। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। सपोज़ ये मेरे पास में हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पर मेरे पास में एक पी ऑर्बिटल होता है, और ये जो तीनों हाइड्रोजन है ना वो एक ही प्लेन में होंगे, ये ध्यान रखना। सपोज़ अगर ये जिस प्लेन में मैं लिख रहा हूँ वो मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो ये जो सारे हाइड्रोजन है ना ये इसी एक्स वाई प्लेन के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब एक हाइड्रोजन अगर यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो अगला हाइड्रोजन तुम्हारे पास कुछ यहाँ पर होगा और इसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में मैंने ये एक्सिस बना रखी है। ठीक है ना, इसी प्लेन में होगा। चलो, तो ये हमने बना लिया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने इस कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बना लिया, और हम ये देखते हैं यहाँ पे कि कार्बन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया ये सब मैं समझा चुका हूँ, फॉर्मल चार्ज वाले कंसेप्ट में हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ना कुछ एक कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई जो कार्बोकेटाइन होता है, पहली चीज़ तो वो ट्राइवेलेंट है नेचर के अंदर। ट्राइवेलेंट का क्या मतलब है कि वो 3 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। देखो ना, 1 2 और ये तुम्हारा 3 बॉन्ड हो गए, तो ये ट्राइवेलेंट है। दूसरी चीज़ तो हम ले सकते हो कि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। मतलब इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास में 2 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हो गई है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। फिर ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, हाईली अनस्टेबल होता है नेचर के अंदर। ठीक है, फिर हम लोग इसके बाद अगर निकालना चाहें तो इसके बाद में ना हम लोग बॉन्ड पेयर लिखें अगर यहाँ पे, कि बॉन्ड पेयर कितने हैं बताओ मेरे पास में। तो मेरे पास में 3 बॉन्ड पेयर है ना, दिख रहा है। एक बॉन्ड पेयर ये वाला, दूसरा बॉन्ड पेयर ये वाला, और तीसरा बॉन्ड पेयर कौन सा है, ये वाला है। तो मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर हैं इसके अंदर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें लोन पेयर बताओ कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, तो तुम देख रहे हो कि इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला मान लो मैं तुमसे पूछूं कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो सुन लो। देखो, मैग्नेटिक मोमेंट है ना जो, उसका फॉर्मूला होता है √n+2, n+2। ध्यान रखना, 2 तरीके के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, एक होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, एक होता है एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम लोग यहाँ पे ना क्या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसकी जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, √n+2, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बताओ यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास में 0। ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो इसका कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, एक और टर्म होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या बोलते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला देखो क्या होता है,
2 स्मॉल एस प्लस 1। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, तो जो कैपिटल एस है वो क्या होगा 2 स्मॉल एस प्लस 1। अब ये जो स्मॉल एस है ना वो क्या होता है स्पिन, ये स्पिन को डिनोट करता है। तो अगर मान लो मैं कार्बोकेटाइन में स्पिन निकालना चाहूँ तो मैं पता है कि हर एक बॉन्ड में क्या होगा, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, एक प्लस हाफ होता है एक माइनस हाफ होता है। तो प्लस हाफ माइनस हाफ कितना होगा 0। यहाँ पर बताओ स्पिन कितना है, प्लस हाफ माइनस हाफ कितना हो गया 0। इधर कितना हुआ प्लस हाफ माइनस हाफ कितना आया 0। तो इस सब में 0 है, तो स्मॉल एस की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो अगर स्मॉल एस की वैल्यू 0 है तो बताओ स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो कि कैपिटल एस से डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना कि इसके अंदर जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो कितना आता है 1 आती है। अगला क्वेश्चन उठता है हाइब्रिडाइजेशन का, कि भाई हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो और प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट कर लो। लोन पेयर कितने हैं 0, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बताओ 3, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 3, और 3 स्टेरिक नंबर के लिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन sp2 बोलते हैं। देखो अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है स्टेरिक नंबर वगैरह तो तुम हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो को रेफर कर सकते हो जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है ना। तो ये sp2 हो जाता है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो बताओ शेप क्या होगा या ज्योमेट्री क्या होगी। शेप हम लोग बोलते हैं इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। और अगर मैं बॉन्ड एंगल के बारे में बात करूं, मैं किसके बारे में बात करूं बॉन्ड एंगल के बारे में, तो मैं जानता हूं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बॉन्ड एंगल मेरा 120 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने कार्बोकेटाइन के बारे में कर ली हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग और अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर को। तो सपोज़ कि मेरे पास में ये A है और ये मेरे पास B है और ये मेरे पास में D है सपोज़। तो एक चीज़ तो ध्यान रखना कि ये जो नोटेशन है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर, ठीक है। मतलब जहाँ से तुम देख रहे हो ना उससे तुम्हारे से दूर की तरफ जा रहा है ये वाला बॉन्ड, ठीक है। जो ये वाला है, ये जो बॉन्ड हमने बनाया है ये वाला, ये है टूवर्ड्स द व्यूअर, ठीक है, मतलब ये तुम्हारी तरफ आ रहा है टूवर्ड्स द व्यूअर। ये बात ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड तुम्हारी तरफ आ रहा है, डी तुम्हारी तरफ है और बी तुमसे दूर है, और ए क्या है, ए उस प्लेन में है जिस प्लेन में ये स्क्रीन है, ठीक है ना। ए तो स्क्रीन के प्लेन में है, बी उसी स्क्रीन के प्लेन से पीछे की तरफ जा रहा है, और डी जो है वो इसी स्क्रीन के प्लेन से आगे की तरफ आ रहा है। मतलब एक ट्राइंगल है इस तरीके से जो कि कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, ए तो एक प्लेन में है जिसमें स्क्रीन है, स्क्रीन के प्लेन में ए है, उसी प्लेन से पीछे की तरफ जा रहा है बी, और उसी प्लेन से आगे की तरफ कौन आ रहा है डी आ रहा है। और तुम्हारे पास में एक पी ऑर्बिटल भी खाली होती है, ठीक है ना, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 था तो एक पी ऑर्बिटल खाली रहेगी। अब तुम क्या करो, मान लो तुम कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ लेकर के आए। देखो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। बट अभी के लिए तुम ये समझो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ एक तो ऊपर से अटैक कर सकती है ना, ऊपर वाले लोब पे अटैक कर सकती है, या वो नीचे वाले लोब पे अटैक कर सकती है। अगर वो ऊपर वाले लोब पे अटैक करेगी तो ए प्रोडक्ट बनेगा, और नीचे वाले लोब पे अटैक करेगी तो बी प्रोडक्ट बनेगा। तो अब मैं तुम्हें ऊपर और नीचे वाले लोब पे अटैक करके दिखा देता हूँ। मान लो मैंने ऊपर वाले लोब पे अटैक कराया, ए से अटैक करा रहा हूँ मैं, तो अगर ए से अटैक कराऊंगा तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा कि ये कार्बन है और ऊपर क्या नाम से न्यूक्लियोफाइल लग गया, ए यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ चल जाएगा। देखो एक प्लेन था, पहले क्या था, एक प्लेन था, उस प्लेन में ए डी और बी उसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे थे। जैसे न्यूक्लियोफाइल ने ऊपर वाले फेस से अटैक करा ना, ए बी और डी नीचे वाले फेस की तरफ, नीचे प्लेन से नीचे की तरफ चले जा चुके हैं। तो ये तो मेरा कब हो गया ए, जब मैंने ऊपर से अटैक कराया। देखो ऊपर से अटैक कराना ना हम लोग, अगर मान लो मैं नीचे से अटैक कराता हूँ तो नीचे से अटैक कराने पर क्या बनेगा मेरे पास में, ये कार्बन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ रहेगा, डी जो है वो मेरा इस साइड आ जाएगा, और जो मेरा बी है वह चल जाएगा। तो अब की बार क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल जब नीचे से अटैक कर रहा है तो ए बी और डी प्लेन से ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये ऊपर की तरफ चले गए ए बी और डी, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो नीचे की तरफ लग चुका है, ठीक है ना। तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये मैं यूज़ करूँगा बार बार जब मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ाया करूँगा, तब मैं यूज़ करूँगा कि ऊपर से अटैक करना और नीचे से अटैक करने वाला जो फंडा है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना कार्बोकेटाइन से मिल चुके हैं। अब हम लोग एक काम करते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल से मिल लेते हैं। किससे मिलते हैं, फ्री रेडिकल से मिलते हैं। देखो भाई जो फ्री रेडिकल होता है ना उसके अंदर क्या होता है, एकदम स्ट्रक्चर उसका एकदम कार्बोकेटाइन की तरह ही होगा, बस इस बार क्या है कि जो पी ऑर्बिटल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होगा, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। कार्बोकेटाइन में क्या था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक, चलो तो अब इसके बारे में कुछ एक चीज़ें लिखते हैं कि भाई क्या क्या हैं इसकी इसकी प्रॉपर्टीज़। तो देखो पहली चीज़ तो तुम ये भी देख रहे हो कि ये ट्राइवेलेंट है, ठीक है ना, ये ट्राइवेलेंट ही है, जैसे कि कार्बोकेटाइन भी था। ये भी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्यों है, देखो क्या इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, 2 4 6 और एक ये वाला, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब तुम्हारे पास में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है ये, ठीक है ना, ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। दूसरी चीज़ तुम इसके बारे में बोल सकते हो कि ये भी रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, हाईली रिएक्टिव होते हैं ये भी। अब देखो इसके अंदर बॉन्ड पेयर बताओ कितने हैं, बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 3 दिख रहे हैं, देखो ना, 1 2 और 3 बॉन्ड पेयर दिखते हैं मेरे को, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसमें लोन पेयर पूछूं तो बताओ लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, लोन पेयर 0 है। लोन पेयर का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी तो पेयर बनता है। अब पेयर ऑफ शू, पेयर ऑफ शू का क्या मतलब है, एक जोड़ी जूता, एक जोड़ी जूते के अंदर 2 जूते होते हैं, यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो तुम पेयर, लोन पेयर का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और पेयर में होने चाहिए, यहाँ पर पेयर नहीं बन रखा है, ठीक है। चलो तो लोन पेयर 0 आ गया। उसके बाद क्वेश्चन उठता है कि मैग्नेटिक मोमेंट बताओ भाई इसका, क्या बताओ, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट उसकी क्या फॉर्मूला चल रहा था, उसका फॉर्मूला चल रहा था √n+2, कितना आएगा बताओ, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो √3 आ जाएगा, सॉरी √3 बोर मैग्नेटॉन, एक्चुअली इसको बोर मैग्नेटॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन होती है, ठीक है। चलो उसके बाद तुम स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख लेते हैं भाई। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है उसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2s + 1, स्मॉल s + 1। तो स्मॉल s की वैल्यू निकालो, बताओ कितना है। देखो यहाँ पे तुम्हारा +½ -½ +½ -½ इधर भी तुम्हारा +½ -½ ठीक है, इधर भी तुम्हारा +½ -½ ठीक है, और इधर कितना है, इधर केवल +1/2, -½ नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें तो कैंसिल कर देंगी एक दूसरे को, ये बच जाएगा केवल। तो इसका मतलब स्मॉल s की जो वैल्यू है वो कितनी है, +1/2, ठीक है। तो क्वेश्चन उठता है कि कैपिटल S की वैल्यू कितनी आएगी, तो कैपिटल S की वैल्यू निकाल लो, 2 × 1/2 + 1, ये कितना आ जाएगा, 2, सिंपल है, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्वेश्चन उठता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आ जाओ जी इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखो ये कार्बन है मेरे पास, ये सपोज मेरे पास A था, ये मेरे पास में B है, और आगे की तरफ मेरे पास में D है। इस बार क्या होगा, बस p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बैठा होगा। मान लो मैं एक और ऐसा कोई रेडिकल लेकर के आया, रेडिकल के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही काम होगा, ये चाहे तो ऊपर से अटैक कर सकता है, चाहे तो नीचे से अटैक कर सकता है। ऊपर वाले को A बोल दो, नीचे वाले को B बोल दो। ऊपर वाले फेस से अटैक करा के देख लो पहले, तो ऊपर वाले फेस से अटैक कराने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे R, यहाँ पर A, यहाँ पे आ गया D, और यहाँ आ गया तुम्हारे पास B। ये तुम्हारे पास एक प्लेन था, जिस प्लेन में ये होगा ना रेडिकल, उस प्लेन में A नीचे चल जाएगा, D नीचे चल जाएगा, B नीचे चल जाएगा, R ऊपर आ जाएगा। वही किया है, A D और B को नीचे ले आए और R को ऊपर लगा दिया। प्लस क्या होगा, मान लो ये तो मेरा हो गया A प्रोडक्ट, जब मैंने A पाथ से अटैक कराया, मान लो मैं B पाथ से अटैक करा रहा हूँ, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, R यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, और B कहाँ चल जाएगा, यहाँ। तो अब की बार जब मैं B से अटैक करा रहा हूँ ना, तो B से अटैक कराने पर क्या होगा, देखो B से अटैक कराने पर मेरा जो ये ग्रुप्स हैं ये ऊपर की तरफ चल जाएंगे। जब नीचे से अटैक कराऊंगा ना, इस R को नीचे से लेके आऊँगा, तो A ऊपर चल जाएगा, B ऊपर चल जाएगा, और D भी ऊपर चल जाएगा, ये सब ऊपर जा चुके हैं, ठीक है ना, ये हो जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कोई तुमसे पूछना चाहे तो वो तुमसे क्या पूछ सकता है कि भाई बताओ, अगर मेरे पास कार्बन है और एक रेडिकल मैंने बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं CF3 रेडिकल, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी तुम्हें बताया कि इससे पहले यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, sp2 होता है, ठीक है ना, फ्री रेडिकल में। अच्छा चलो मैंने नहीं बताया है, चलो बता देते हैं। देखो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, इसका फ्री रेडिकल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 आता है, क्या आता है, sp2, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड तो 3 ही है ना, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो स्टेरिक नंबर 3 हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। बट एक क्वेश्चन उठता है कि जो CF3 रेडिकल होता है वो एक्चुअली sp2 नहीं होता, वो sp3 होता है नेचर में। क्वेश्चन उठता है क्यों,
देखो इसका रीज़न ये है, देखो फ्लोरीन क्या होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की एक टेंडेंसी होती है कि जहाँ पर वो एग्जिस्ट करते हैं ना, जिस बॉन्ड में वो एग्जिस्ट करेंगे उस बॉन्ड के अंदर वो परसेंटेज पी कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं, परसेंटेज पी कैरेक्टर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज पी कैरेक्टर पूछूं तुमसे कि बताओ इसमें परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना आएगा, तो वो आएगा 66%, है कि नहीं। और sp3 में अगर मैं तुमसे परसेंटेज पी कैरेक्टर पूछूं तो बताओ कितना आएगा, 75%। बताओ sp2 से अगर sp3 हो जाए हाइब्रिडाइजेशन तो क्या परसेंटेज पी कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना, 66 से 75 जा रहा है। तो ये जो फ्लोरीन है ना वो क्या करता है, वो जिस बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है उस बॉन्ड में परसेंटेज पी कैरेक्टर बढ़ाता है, मतलब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या कर देगा, sp3 कर देगा। ये तुमने ना इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, जब मैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगा तो मैं तो बताऊँगा ही। बाकी ये ध्यान रखना कि जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वहाँ पर परसेंटेज पी कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो ये हमने सारी बात कर ली रेडिकल के बारे में। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो होता है कार्बन आयन। कार्बन आयन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, कार्बन आयन कैसा होता है। देखो कार्बन आयन में क्या होगा कि तुम्हारे पास में सपोज इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो ऐसा होता है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट कैसा है, कंप्लीट है। तो यहाँ पहली चीज़ तो ये आ गई कि ये इसका कंप्लीट होता है ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। दूसरा हम इसको भी बोलते हैं कि ये भी हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है ये, ठीक है। फिर दूसरा, अगर मान लो मैंने इसके अंदर बॉन्ड पेयर पूछे तुमसे, मैंने पूछे कि इसमें बॉन्ड पेयर बताओ कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर अभी भी 3 है। देखो बॉन्ड पेयर कौन से हैं, ये वाले, ये तीनों हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। और अगर मैं तुमसे लोन पेयर पूछूं तो यहाँ पर लोन पेयर 1 आ जाएगा, लोन पेयर क्या हो जाएगा, 1। ध्यान रखना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस क्या है। देखो जो बॉन्ड पेयर होता है वो हमेशा 2 एटम्स के बीच में है, ठीक है। बॉन्ड पेयर है ना, जैसे मान लो मैं अगर बात करना चाहूँ इस वाले बॉन्ड के बारे में बात करना चाहूँ, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, सपोज इस बॉन्ड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना दोनों, वो 2 एटम के बीच में शेयर्ड हैं, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के बीच में। जबकि अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँ, किन दोनों इलेक्ट्रॉन के बारे में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूँ तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों लोन पेयर होंगे। और लोन पेयर हमेशा एक ही एटम के पास होता है, और वो किसके पास है, लोन पेयर कार्बन के पास में है। बॉन्ड पेयर 2 एटम के बीच में होता है, लोन पेयर एक ही एटम के पास होता है, तो इसमें लोन पेयर 1 है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, इसमें इसका निकाल दो मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इसका क्या निकाल दो, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में हम फिर से देख चुके हैं कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है √n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे अगर तुम n की वैल्यू डालोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, किसका, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल S से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2s+1, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ से तुम स्मॉल s की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। देखो यहाँ से जो तुम्हारा स्मॉल s है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखते हैं। देखो इसका +½ -½ ठीक है, कितना हो गया, 0। ये हो गया +½ -½ कितना हो गया, 0। ये तुम्हारा हो गया ½ -½ 0। ये हो गया तुम्हारा +½ -½ ठीक है ना, कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब स्मॉल s की वैल्यू कितनी है, 0। तो बताओ कैपिटल S की वैल्यू कितनी होगी, 2s+1, जहाँ पे तुम इसको स्मॉल s बोलते हैं, ये कितना हो जाता है 2 × ओहो 1 आ जाएगा, सिंपल, इतना दिमाग नहीं लगाते हैं, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो ये है हाइब्रिडाइजेशन का। देखो ये ध्यान रखना कि जो कार्बन आयन होता है ना उसकी हाइब्रिडाइजेशन फिक्स नहीं होती, ऑल्दो तुम उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 बोलते हो, बट वो फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकती है। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ, मैंने कहीं पे ऐसा लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन ना sp2 आएगा, sp2 हो जाएगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। क्यों, क्योंकि ये रेजोनेट कर रहा है। अभी मैंने पढ़ाया तो नहीं है बट स्टिल आगे बता दूंगा। तो कार्बन आयन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना वो फिक्स नहीं होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन में वेरी, हाइब्रिडाइजेशन में वेरी, ये चेंज हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान रख लेना।
कार्बन आयन में हाइब्रिडाइजेशन कभी भी फिक्स नहीं रहता है। तो बस सिंपल सा इतना ही था। अभी हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट से हम लोग मिल चुके हैं एक बार, अभी हमने ज़्यादा डिटेल डिस्कशन तो नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अभी तुम ना अगर तुमने कहीं से पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा कि कार्बोकेटायन में कई इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक होता है रीअरेंजमेंट। तो जब रीअरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तभी पढ़ लेंगे, अभी दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना हमने समझ लिया है, हमने देख लिया है किस तरीके से कार्बोकेटायन कैसा दिखता है, कार्बन आयन कैसा दिखता है, फ्री रेडिकल कैसे दिखता है, उसका हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया है, ठीक है। चलो, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो पहली बात तो आपको पता है आपका क्या रोल है, आपको सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है अपने लोगों के साथ में, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो हमें मोटिवेशन मिलेगी, मैं बार बार ही बोलता हूँ, है ना। तो जितना मोटिवेटेड मैं रहूँगा उतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।